थी, जिस बात से मैंने शुरुआत की थी, जिस बात से सरकार को या जो हमारे दौर के तानाशाह हैं सबसे ज़्यादा डरते हैं सवालों से और पारदर्शिता से, अंजलि वही काम करती हैं जिससे तानाशाह परेशान होते हैं। क्या प्रधानमंत्री को जब आप फंड दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को कई तरह के लोगों ने फंड दिया, आम लोगों ने भी फंड दिया, बिल्कुल आम लोगों ने भी दिया, खास लोगों ने दिया, कॉरपोरेशंस ने दिया, आपने और बताया कि इसके अलावा जो पीएसयूज हैं जो आम जनता के पैसे से चलते हैं उन्होंने भी, और विदेशों से भी पैसा आया है, विदेशों से PM पैसा केयर्स आया। में। तो हमें अभी पता है अभी कि कितना फंड है पीएम के पास। बिल्कुल जो सरप्राइजिंग और शॉकिंग बात रही है इस फंड के बारे में वो ये है कि किस तरीके से इसमें गोपनीयता को इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो ट्रस्ट है इसके प्रधानमंत्री अपनी एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी मतलब ऑफिशियल कैपेसिटी में वो चेयरपर्सन है। हमारे देश के गृह मंत्री, वित्त मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर इसके ट्रस्टीज हैं इस ट्रस्ट के। तो फिर ये किस तरीके का मतलब प्राइवेट ट्रस्ट है ये? पार्टी का ट्रस्ट है तो फिर पैसा इधर से क्यों आ रहा पैसा है? और पैसा लोगों के टैक्स पेयर्स से कैसे इकट्ठा किया जा रहा है, विदेशों से कैसे इकट्ठा किया जा रहा है, और इसके अंदर तो बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट बनता है कि कहाँ से पैसा आ रहा है और किधर जा रहा है। आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नमस्कार, इस खास पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नरेंद्र मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। पहले 10 साल में हमने देखा था कि लोकतंत्र की जो बुनियादी परिभाषा है, यानी सरकार को जनता के प्रति जिम्मेदार बनाने से लेकर उसको सर के बल उलट दिया गया कि कैसे जनता को सरकार के प्रति वफादार बनाया जाए। यानी कि सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह नहीं, जनता को सरकार के प्रति वफादार, कि उसकी किसी सवाल पर बात न की जाए। लेकिन अब जो ये तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है इसमें और एक बहुत ही गजब की नायाब चीज हो रही है। वो ये कि अब तक तो हम अपनी सरकार चुना करते थे, अब हमारी सरकार या सत्ता में बैठी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर जनता चुन रही है कि हम आपको बताएंगे कि वोट देने का अधिकार किसको दिया जाएगा। और ये सब कुछ हो रहा है एसआईआर के जरिए। लेकिन इस सब पर जब जनता का एक बड़ा खेमा अफीम खा के सो गया है या फिर अफीम खा के नाच रहा है, ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, हमारे डेमोक्रेसी डिफेंडर हैं। और इस कार्यक्रम में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको उन लोगों से मिलवाऊंगी जो हमारे दौर के हीरोज हैं, हमारे दौर की नायिका और नायक हैं। इस वक्त हमारे साथ अंजलि भारद्वाज मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि आपका पहले तो इस कार्यक्रम में आने के लिए। मैं जानती हूँ आप बहुत मसरूफ़ रहती हैं, इतने काम है करने के लिए। ये सरकार तमाम तरह का डेटा दबाने छिपाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखिए हिंदू जाग रहा है, इतना काफ़ी है। अंजलि से मैं सवाल जवाब का सिलसिला ज़रूर शुरू करूँगी। ये बहुत जाना माना चेहरा है टीवी का, और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ इंटरव्यू इनका ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन एक फ़ैन की हैसियत से। इनको एक ज़माने पहले जब मैंने टेलीविज़न पे देखा था, उस वक़्त से लेकर अब तक वो याद मुझे है कि मैं समझती थी कि इस तरह की कितनी महिलाओं की हमें ज़रूरत है जो इस तरह से बोल सकें, ऑडियंस की अटेंशन को होल्ड कर सकें और हमारे आज़ादी और हमारे अधिकारों की रक्षा कर सकें। आपका एक छोटा-सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ दर्शकों को। अंजलि भारद्वाज सबसे पहले तो उन्होंने सतर्क नागरिक संगठन या एसएनएस के नाम से एक नागरिकों का पूरा समूह बनाया है और जो स्लम एरियाज़ में काम करता है दिल्ली में। और साथ ही इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही, जिस बात से मैंने शुरुआत की थी, जिस बात से सरकार को या जो हमारे दौर के तानाशाह हैं सबसे ज़्यादा डरते हैं सवालों से और पारदर्शिता से, अंजलि वही काम करती हैं जिससे तानाशाह परेशान होते हैं। इसके अलावा अंजलि पिछले करीब 25 साल से ज़्यादा से राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी वही कागज़ का एक छोटा सा पन्ना जिस पे 10 रुपए का वो आप लगाकर फॉर्म और सरकार के किसी भी बड़े से बड़े दफ्तर, बड़े से बड़े तानाशाहों से सवाल कर सकते हैं, आप जवाब मांग सकते हैं। अंजलि भारद्वाज उन लोगों में से एक हैं जो इंस्ट्रूमेंटल रही हैं, एक सेंट्रल फिगर रही हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन भारत में लागू कराने में। इसके अलावा बहुत सारी बातें मैं आपके बारे में कह सकती हूँ। एनसीपीआरआई के बारे में बात कर सकती हूँ कि नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा इनका छोटा बायो आप अपने कैप्शंस में भी देख सकते हैं, ये हम चाहेंगे कि वो भी आप पढ़ते रहें। और ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई हैं आप अंजलि, और उसके बाद भारत वापस से आई। आप विदेशी ताकतों से मिलकर आपने सरकार का तख्ता पलट करने के बारे में नहीं सोचा? नहीं अरफा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और इतनी आपने ग्लोरियस इंट्रोडक्शन दी उसकी मैं हकदार हूँ भी नहीं। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर पढ़ी बाहर, पर हमेशा इंडिया में, भारत में ही रूटेड रही, तो कोई इंटरेस्ट नहीं था बाहर रहने में।
और ना ही कोई इंटरेस्ट के यहाँ पे कोई तख्ता पलट किया जाए। लेकिन कहा तो ये जा इंटरेस्ट रहा है कि हमारे मोदी जी कहते हैं कि यहाँ हार्ड वर्क वाले लोग हैं, आपके जैसे हार्ड वर्ड वाले लोगों को वो पसंद नहीं करते। और दूसरे, एक ऑक्सफर्ड से पढ़ी हुई लड़की, आप तो अब हसीन सपने सजा सकती थी विदेश में, यहाँ की झुग्गी बस्तियों में क्यों काम कर रही हैं? देखिए आरफा, जो लोकतंत्र है जो हमारे देश में लोकतंत्र है, अब तो खैर कहा जाता है कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हो गए हैं। पर डेमोक्रेसी जो है वो एक बहुत ही जिसे कहते हैं एम्पावरिंग और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि जिसके ऊपर काम करने का मुझे मौका यहाँ पर मिला है। तो मुझे लगता है कि वो कहीं और पे भी मैं रहती, वो पूरा जो एंगेजमेंट हो सकता है, जो अपने देश में, अपने मुल्क में हो सकता है, वो पॉसिबल नहीं था। और यही कारण था कि मैं यहीं पर रहना चाहती थी, काम करना चाहती थी। और सूचना के अधिकार कानून जो आपने जिसकी ज़िक्र किया, उसकी जो मुहिम था जिससे ये कानून जन्मा, उससे मैं बहुत करीबी से जुड़ी। तो कोई सवाल ही नहीं था कि मैं बाहर कहीं रहूं, यहीं पर मैं रही हूं और यही मेरा कर्मभूमि रही है। और आपने न सिर्फ कि आपके जैसे लोगों ने न सिर्फ कि जो आम नागरिक है उसको सशक्त किया है, बल्कि मेरे जैसे मामूली पत्रकारों को भी आपने इतना ताकतवर बना दिया है कि हम ज़रा सा 10 रुपये, अभी भी 10 रुपये का होता है वो बिल्कुल। फॉर्म, तो 10 रुपये का फॉर्म भर के हम प्रधानमंत्री कार्यालय से हम कोई जवाबदेही मांग सकते हैं, हम रक्षा मंत्रालय से मांग सकते हैं, हम बड़े बड़े पॉलिसी मेकर से हम जवाब मांग सकते हैं, लेकिन एक जवाब नहीं मांग सकते, और वो है पीएम केयर्स। द वायर पर ये दर्शक ज़रूर देखें, मैं लिंक भी आपको दूंगी कॉमेंट सेक्शन में। द वायर पर ये वायरल होता वीडियो, एक छोटा सा वीडियो है जिसमें आप बहुत गंभीर आप सवाल उठा रही हैं, अपने बहुत ही नर्म लहजे में आप इतनी सख्त बातें कर रही हैं। आप कह रही हैं कि पीएम केयर, सबसे बड़ी बात तो दर्शकों को शायद ये बात मालूम है या नहीं कि पीएम केयर्स पर पारदर्शिता पूरे तरीके से ख़त्म या बंद कर दी गई है। अब तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भी पीएम केयर्स पे सवाल नहीं पूछ सकते। आपने इस कार्यक्रम के आखिर में एक बात उठाई है जिससे मैं इस सवाल की शुरुआत करना चाहती हूँ, वो ये कि आप ये कह रही हैं कि क्या ये करप्शन का एक नया हथियार है? क्या प्रधानमंत्री को जब आप फंड दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को कई तरह के लोगों ने फंड दिया, आम लोगों ने भी फंड दिया, बिल्कुल। आम लोगों ने भी दिया, खास लोगों ने दिया, कॉरपोरेशंस ने दिया, आपने और बताया कि इसके अलावा जो पीएसयूज हैं, जो आम जनता के पैसे बिल्कुल। से चलते हैं, उन्होंने भी, और और विदेशों से भी पैसा आया है विदेशों पीएम से पैसा केयर्स आया। में। तो हमें अभी पता है अभी कि कितना फंड है पीएम के पास? देखिए, पीएम केयर्स फंड जो है वो बनाया इसीलिए गया था कोविड के समय पे, मार्च 2020 में, जब कोविड कोरोना वायरस का जो पूरा हमने महामारी देखी जब शुरू हुई, तो और ये कहकर बनाया गया था कि कोविड से लड़ने के लिए डिजास्टर्स के टाइम पर फंड की ज़रूरत होती है और पीएम केयर फंड्स हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन हमने बिल्कुल जो सरप्राइजिंग और शॉकिंग बात रही है इस फंड के बारे में, वो ये है कि किस तरीके से इसमें गोपनीयता को इंट्रोड्यूस किया गया है। और आरफा, यहाँ पे जो आपने सवाल पूछा, मैं उसी को डायरेक्टली पहले एड्रेस करती हूँ। देखिए, हम ये शुरू से जानते हैं, ये बहुत ग्लोबली एक्सेप्टेड चीज़ है कि जब भ्रष्टाचार होता है, अब्यूज़ ऑफ पावर होता है, वो पर्दे के पीछे होता है। तो जो पीएम केयर्स फंड है, जब उसे बनाया गया, ये कहा गया कि ये तो सरकार द्वारा बनाया गया फंड है, इसमें पैसे डाले जाएं। सीएसआर का जो पैसा है पीएसयूज के पास जो है वो डाला जा सकता है, क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया फंड है। अब जब इसमें हजारों करोड़ों रुपए इकट्ठे होने लगे, जो कि लोगों के टैक्स के चंदे के पैसे हैं, वो जब इकट्ठे होने लगे, लोगों ने सवाल पूछा कि बताइए कितने पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है और कहाँ खर्च हो रहे हैं ये पैसे। ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बेसिक सूचना है कि भाई आप फंड चला रहे हैं, लोगों के हित के लिए चला रहे हैं, तो कहाँ पैसे खर्च कर रहे हैं बता दीजिए, और कहाँ से पैसे आ रहे हैं बता दीजिए। तो तुरंत सरकार ने अपना जो है स्टेटमेंट बदल दिया और कहा कि नहीं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सेटअप ही नहीं है, ये तो एक प्राइवेट ट्रस्ट है, और इस ट्रस्ट में कहाँ से पैसा आता है, कहाँ जाता है, हम नहीं बताएंगे। तो मतलब एकदम से इसे एक पर्दे के पीछे कर दिया गया, पूरी तरह से गोपनीय बना दिया गया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना के अधिकार कानून में जितनी भी एप्लीकेशंस गई उन्हें स्टोन वॉल कर दिया गया। अब इससे एक बड़ा शक उठा, लोगों के मन में सवाल उठा कि क्यों ऐसे किया जा रहा है। आफ्टर ऑल, ये जो ट्रस्ट है, इसके प्रधानमंत्री अपनी एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी, मतलब ऑफिशियल कैपेसिटी में वो चेयरपर्सन है। हमारे देश के गृह मंत्री, वित्त मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर इसके ट्रस्टीज हैं इस ट्रस्ट के। तो फिर ये किस तरीके का मतलब प्राइवेट ट्रस्ट है ये?
तो क्या ये रूलिंग पार्टी के सारे मेंबर्स इसके अगर चेयर और ट्रस्टीज हैं तो क्या ये रूलिंग पार्टी का ट्रस्ट है कोई? मतलब ये बड़ा सवाल उठता और है। अगर रूलिंग पार्टी का ट्रस्ट है तो फिर पैसा इधर से क्यों आ रहा पैसा है? और पैसा लोगों के टैक्स पेयर्स से कैसे इकट्ठा किया जा रहा है, विदेशों से कैसे इकट्ठा किया जा रहा है, और इसके अंदर तो बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट बनता है कि कहाँ से पैसा आ रहा है और किधर जा रहा है। लेकिन लगातार ये कहा गया आपको सूचना नहीं दी जाएगी। अब हाल ही में पीएमओ ने, प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा सेक्रेटेरिएट को, सचिवालय को भी कह दिया कि आप किसी मेंबर पार्लियामेंट जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे भी ये सवाल एंटरटेन नहीं करेंगे कि पीएम केयर्स के बारे में कुछ वो पूछ लें। तो मतलब पूरी तरह से उसे सील कर दिया गया है कि कोई कुछ सूचना नहीं मांग सकता। तो सवाल एक बड़ा उठता है कि भाई क्या छुपाने की बात है उसमें? अगर कुछ छुपाने की बात नहीं है, अगर आप, मैं, कोई प्रधानमंत्री होते तो हम एकदम से सबको बताते, पूछते भी ना लोग, हम कहते कि देखिए हमने जनहित में पैसे इकट्ठे करे और हम ऐसे खर्च कर रहे हैं, वेंटिलेटर पे खर्च कर रहे हैं, हम कहीं पर अस्पताल बनाने में खर्च कर रहे हैं, जो भी आप कहते आप सब बताते। क्यों नहीं बताया जा रहा? अब इसमें आप ये देखिए कि ये जैसे ही ट्रस्ट जो है, ये कहा जाता है कि प्राइवेट ट्रस्ट है, इसमें सवाल ये उठने लगता है कि कौन पैसे डाल रहा है और क्यों डाल रहा है। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा हमारे देश में इतना बड़ा केस चला जिसमें सरकार ये एक इंस्ट्रूमेंट ले आई थी कि बिना बताए, किसी को कोई खबर नहीं होगी सिटीजन को, और कितने भी करोड़ों अरबों रुपए कोई भी कॉरपोरेट, कोई भी इंसान एक पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं। हमने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स को और कहा कि आप ये सूचना लोगों के सामने रखिए, तो पता चला कि कंपनियां थी इतनी बड़ी बड़ी, मेगा इंजीनियरिंग है, तमाम कंपनियां थी जो कि पैसे दे रही थी रूलिंग पार्टी को और उसके बदले में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिल रहे थे। तो मतलब 1000 करोड़ रुपए का फंड दिया बीजेपी को मेगा इंजीनियरिंग ने, और 14,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट उसी महीने के अंदर अंदर ले लिया गया। जरा सा एक बार दर्शकों को समझने दीजिए। आप ये कह रही हैं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे उसको असंवैधानिक करार दे दिया, जिसमें ये भी माना गया कि 2024 में जो लगभग हार हो गई थी भाजपा की, उसके पीछे ये भी वजह थी क्योंकि उससे ठीक पहले ये एक तरह का पर्दाफाश हुआ, उसका पीछे से पिछले रास्ते से इलेक्टोरल बॉन्ड का जो नाम है वो पीएम केयर्स हो गया है। क्यों क्यों आप देखिए ना, क्यों ये सवाल उठ रहा है। आज पीएम केयर्स के अंदर कौन कंपनियां पैसे दे रही हैं? कौन दे रही क्या ऐसा तो नहीं है कि जो कंपनियां पैसे दे रही हैं वो फिर फेवर्स ले रही हैं रूलिंग पार्टी से? क्योंकि ये तो रूलिंग पार्टी के सभी मेंबर हैं, प्रधानमंत्री भी रूलिंग पार्टी के हैं, हमारे रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री सभी रूलिंग पार्टी के हैं। तो क्या इस फंड के अंदर पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं और जो भी इस फंड में पैसे डालती है कंपनी उसको फिर फेवर्स दिए जा रहे हैं, जिसे क्विड प्रो को कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इस भ्रष्टाचार जिसे कहा जाता है कि पैसा दो ठेका लो। तो अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो पूरा मामला था, मैं इससे इसलिए इसका कंपैरिजन करती रही हूं क्योंकि उसको हमारे देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम माना गया। क्यों? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड तो केवल 16,500 करोड़ रुपए के लेन देन हुआ, लेकिन उसके बदले में जो कॉन्ट्रैक्ट्स का लेन देन हुआ वो तो लाखों करोड़ों रुपए के थे। तो यानी एक तरह से घूसखोरी का एक साधन है, क्लियर साधन था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स नजर आ रहा है पोटेंशियली, जो सारा पेपर निकले। अब आज अगर पीएम केयर्स में नहीं मालूम पड़ रहा तो सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या जिस तरीके से क्विड प्रो को इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सीक्रेसी और पर्दे के पीछे हो रहा था, क्या आज वही हो रहा है पीएम केयर्स के थ्रू हो रहा है क्या? और इसमें मैं बस ये याद दिला दूं आपको कि ऐसी तमाम कंपनियां थी जो कि खराब तरह की मेडिसिन बना रही थी, दवाइयां बना रही थी, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था क्योंकि वो पैसे दे रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से, और ये नजर आ रहा था कि फिर उसके बाद उनके अगेंस्ट कोई रेगुलेटरी एक्शन ही नहीं लिया जा रहा था। मुझे याद आ गया कि गलगोटिया विश्वविद्यालय, जी, आप ये देखिए कि इनका भी काफ़ी रिश्ता है, बड़ा ही गलबैयाँ कर रहे हैं दोनों सरकार और ये एक दूसरे के साथ। आपको लगता है कि इस तरह की भी यूनिवर्सिटीज़ ने खूब पैसे दिए होंगे पीएम केयर्स में भी और उससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी, जिससे उनके तमाम तरह का नाकारापन जो है उसको छिपाया जा सके? अभी भी बिहार की सरकार के साथ भी इनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इनके साथ देखे जाते हैं। आप ये सोचिए कि इनकी डिग्री ऐसी है जिसको लेकर आपको नौकरी नहीं मिलती, आप दिल्ली से बाहर भी कहीं नहीं जा सकते, विदेश जाने की तो बात दूसरी है। अभी हमने देखा एआई समिट में किस तरह से इन्होंने
पूरे दुनिया के सामने हमारे देश को शर्मिंदा किया। तो इसी तरह की जो एक तरह से टैलेंट रहित जो लोग हैं, कंपनियां हैं, उनको बढ़ावा मिल रहा है। देखिए, गलगोटिया का जो आपने ज़िक्र किया, उससे बहुत एम्बैरेसमेंट हुई है, पब्लिक एम्बैरेसमेंट। और गलगोटिया ने दिया, किसी और ने दिया, किसी ऐसी कंपनी ने दिया जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई के केसेस चल रहे हैं, वो नहीं चाहते कि वो केसेस चलें, वो केसेस ठंडे बक्से में डाल दिए जाएँ, उन्होंने दिया। पोटेंशियली ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर आपको, मुझे, इस देश में नागरिकों को बताया ही नहीं जाएगा कि कौन पैसे दे रहा है पीएम केयर्स में, बताया ही नहीं जाएगा कि कौन सी कंपनियां हैं जो करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपए डाल रही हैं पीएम केयर्स में, तो हम कैसे कुछ भी और पता लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री को, उनके कार्यालय को, उनके तमाम मंत्रियों को और बाबुओं को ये चुनौती देती हूँ कि जो कुछ अंजलि कह रही है यहाँ पर और ये जो सारे सवाल उठा रही हैं, इनको झूठा करार दे दीजिए। आके एक बार सच बता दीजिए हमें और बोल दीजिए कि अंजलि भारद्वाज झूठ बोल रही हैं। नहीं, देखिए, किसी भी चीज का अगर हम पुष्टिकरण करना चाहते हैं, उसका एक ही तरीका है कि सामने सूचना हो। अब अगर सूचना ही लोगों के सामने नहीं रखी जाएगी तो फिर लोग कैसे बोलेंगे आप और मैं ये चर्चा कर रहे हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है अरफा, और मैं जिम्मेदारी से कह रही हूँ क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो डेटा निकला उसमें इस तरीके की तमाम सूचनाएं सामने आई हैं, जहां पर पोटेंशियल क्विड प्रो को हो रहा था, जहां पर पोटेंशियल रेगुलेटरी इनएक्शन हो रहा था, जहां पर एक्सटॉर्शन जैसी चीजें हो रही थी। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हैं। तो ऐसे में जब ये फंड सेटअप किया जाता है, आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द कर दिया जाएगा, तब हमारे देश की वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने कहा कि ये हम एक और सिस्टम लाएंगे जिससे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसा एक और इंस्ट्रूमेंट लेकर आएंगे। तो सरकार तो कह रही है कि उनकी मंशा है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसा एक और सिस्टम लाए। अब पीएम केयर्स में अगर किसी को मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है, अगर सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि ये इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ, फिर अगले मुद्दों पर आगे बढ़ूंगी। उसमें ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो चलिए, आपने सुप्रीम कोर्ट जाके अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जज साहब को समझ में आ गया, उन्होंने चुनाव से पहले कर दिया ये, लेकिन अब तो नई बला आ गई है, एक नया जिन है, इसका नाम है इलेक्टोरल ट्रस्ट, जिसमें तमाम कंपनियां मिलके, कुछ कंपनियां मिलकर ट्रस्ट बना लेती हैं, उसमें भी हमको नहीं पता कौन किसको क्या दे रहा है। और जितना इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पैसा नहीं मिल रहा था बीजेपी को, उससे कहीं ज्यादा पैसा अब इलेक्टोरल ट्रस्ट में मिल रहा है। देखिए आरफा, हमें बहुत साफ तरह से मालूम है कि हमारे देश में चुनाव जो है उसमें मनी पावर का कितना बड़ा खेल होता है। किसी भी चीज़ को उठा लीजिए, लोगों को प्रलोभित करना कि आप वोट करिए हमें, आपको हम ये देंगे, कुछ फ्रीबीज देंगे, ये कहना कि आप प्रचार कर रहे हैं, कितने भी आप न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेजेस को खरीद रहे हैं, हम देख रहे हैं किस तरह से मनी पावर होता है। फिर ये भी देखते हैं हम कि लोटस ब्लूम कर जाता है बहुत जगह पर, तो ये भी बहुत जगह पे एलिगेशंस उठी हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि लेजिस्लेटर्स को खरीदा जाता है पैसे के इस्तेमाल से गवर्नमेंट्स बनाने के लिए। तो मनी पावर तो एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे देश में, लोकतंत्र के लिए और चुनावों के लिए। लेवल प्लेइंग फील्ड को वो डिस्ट्रॉय करता है। पहले हमने देखा किस तरह से ये जो गोपनीय इलेक्टोरल बॉन्ड से 7 साल लग गए सुप्रीम कोर्ट को इस पे जजमेंट देने में। 7 साल तक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके कॉफर्स में पैसे इकट्ठे हुए, खूब 2 चुनाव हुए हमारे देश में, जनरल इलेक्शंस, और सारी स्टेट्स में इलेक्शंस हुए उस पैसे के साथ में, और ये जो पैसा था उसका लायन शेयर रूलिंग पार्टी को गया। और देखिए, इसमें समझने की ज़रूरत है कि क्विड प्रोको का जो खेल है, ये मतलब ही इसका ये होता है, देखिए, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। कोई कॉरपोरेट किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा क्यों देता है? वो किसी बड़े कॉज के लिए तो दे नहीं रहे हैं, वो इसीलिए देते हैं, उन्हें लगता है कि भाई हमारा काम हो, हम पार्टी को पैसे दे और पार्टी हमारे लिए ठेका दे, हमारे हित के लिए पॉलिसी बनाए, कानून बनाए। जो इतने कृषि कानून आ रहे थे जिन्हें फिर फाइनली रोका गया, वो कानून किसके हित के लिए बन रहे थे? हमारे किसान तो सड़कों पे बैठे थे, कह रहे थे कि हमें तो ये कानून चाहिए नहीं। मोदी जी के दोस्तों किसके लिए बन रहे थे? मैं एसआईआर पे आना चाहती हूँ। तो इसमें मैं ये कहना चाह रही थी आरफा कि इलेक्टोरल ट्रस्ट में आज हम देख रहे हैं कि जब से इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हुए हैं, इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू पैसा आ रहा है।
है। पर इसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ हुई है ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं आपके दर्शकों के साथ ज़रूर शेयर जी। करना चाहती हूँ। वो ये है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट में कौन कितना पैसा दे रहा है, ये लोगों को पता चलता है। इलेक्टोरल ट्रस्ट में किस पॉलिटिकल पार्टी को ट्रस्ट ने कितना पैसा दिया, ये भी पता चलता है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड से तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जो क्विड प्रो को है वो नहीं रुक रहा। क्यों? क्योंकि इलेक्टोरल ट्रस्ट कैसे तय कर रही है कि बीजेपी को कितना पैसा मिलेगा, कांग्रेस को कितना पैसा मिलेगा, किसी और पार्टी को कितना पैसा मिलेगा, वो आपको हमें नहीं मालूम। तो जो आर्बिट्रेरीनेस है और जो पारदर्शिता की कमी है वो उस डिपार्टमेंट में। जी हाँ। तो इसलिए इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है अगर हम चाहते हैं कि लोकतंत्र सही से चले। बिल्कुल। तो मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ एसआईआर पर। जो एसआईआर माना ये जा रहा है कि इतना खतरनाक हथियार है, और अब इस पर बहस भी ख़त्म हो गई है कि क्या एसआईआर हमारी जो वोटर लिस्ट है उसे बेहतर बनाने के लिए था, क्या एसआईआर हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए था, क्या एसआईआर बांग्लादेशी जो शरणार्थी आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, उनको देश से भगाने के लिए था। अब तो मुझे लगता है बहस उस पार जा चुकी है कि एसआईआर विपक्ष को कमज़ोर करने और विपक्ष का जो वोटर बेस है, जो उनकी पूरी बुनियाद है जिस पे उनकी राजनीति होती है, उसको तोड़ने के लिए लाया गया है। और मैं तो फिर से कह रही हूँ कि मैं गलत साबित होने को तैयार हूँ। मेरी थियरी ये है कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी, उनको जो झटका मिला, उन्होंने ये तय कर लिया कि अब हम सरकार नहीं चुनने देंगे, अब हम जनता चुनेंगे। तो सीधे तौर पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर ये पूरा एक भ्रष्टाचार का पूरा ब्रह्मांड तैयार किया है, जिसमें सीधे वोटर जो है ऑपोजिशन का, उसको निशाना बनाया जा रहा है। अभी मैं आपके आने से ठीक पहले मैं पश्चिम बंगाल में कोलकाता में एक पत्रकार से बातचीत कर रही थी। उन्होंने ऐसी बात कही जिससे मैं पूरे तरीके से, मुझे लगा मैं शायद कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही हूँ, कि पश्चिम बंगाल में पूरे तरीके से मुस्लिम वोटर को निशाना बनाया जा रहा है। वो खुद बैठे हुए देख रहे हैं वहाँ कलकत्ता में। और उनका ये कहना है कि पहला जो ड्राफ्ट आया पश्चिम बंगाल में, उसमें तो जो तथाकथित जो बांग्लादेशी हिंदू हैं, यानी बांग्लादेशी ओरिजिन के जो हिंदू हैं, उनको वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। दूसरे जो हिंदी उर्दू बोलने वाले माइग्रेंट हैं, यूपी बिहार से जाते हैं, वो बाहर हो गए। तो इसको अब जो क्लीनिंग हो रही है और जो इसकी सफाई चल रही है, सेकेंड राउंड में पूरे तरीके से मुस्लिम वोटर इसका निशाना है। आप जो काम कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन को जो आप देख रही हैं, एसआईआर के जो डेटा फिगर्स को देख रही हैं, पहली बात तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, और दूसरी बात, आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? देखिए आरफा, जैसे आपने कहा, एलिगेशंस मेक करना तो हमारा काम है नहीं। हम तो यही चाहते हैं कि सही से चीज़ें चले, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग। बट मैंने जो आपसे बात कही थी कि हाउ विल वी एवर बी प्रूवन रॉन्ग विदाउट डेटा, सूचना नहीं होगी तो कुछ मालूम ही कैसे चलेगा। और ये सरकार जो है, मैं ये कह रही हूँ खुले तरीके से कि इसे कहीं ना कहीं सूचना से और इन्फॉर्मेशन से, पारदर्शिता से चिढ़ हो रही है। देखिए, जो हम रिलीजियस मेजॉरिटेरियनिज्म की बात कर रहे हैं, जिसकी ओर आप इंडिकेट कर रही हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म जिसकी बात हम अभी कर चुके हैं, ये सब हमारे जैसे रिपब्लिक में कैसे पॉसिबल है जहाँ इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है? वो तभी पॉसिबल है जब आप, मैं, कोई भी नागरिक इस देश का सवाल ना पूछ सके। अर्थात रशिया में भी इलेक्शन होते हैं, नॉर्थ कोरिया में भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी कहाँ पर होती है? जहाँ पर लोगों को सवाल पूछने का अधिकार हो, सूचना मांगने का अधिकार हो। और हमारे देश में जो आज हालात चल रहे हैं, वो पूरा प्रहार हमारे सवाल पूछने के अधिकार पर है, हम सूचना ना ले सके उस पर है। मैं तो ये कह रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बार बार, हमारे जो मुख्य जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं लोग भ्रमित ना हो, हम पर ट्रस्ट करें। ट्रस्ट कैसे करते हैं लोग? पूरे विश्व में आप देखिए, ग्लोबली ट्रस्ट होने के लिए ज़रूरी है कि सूचनाएं लोगों के पास हों। हम लगातार इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि ये एक्सरसाइज नहीं गलत, अगर आपको लगता है कि ये एक्सरसाइज सिलेक्टिवली वोटर्स को चुनने की एक्सरसाइज नहीं है, तो आप जनता के सामने सूचनाएं रखते रहिए। आप क्यों नहीं जो तमाम लोग सूचनाएं मांग रहे हैं उन्हें देते हैं? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ।
मैंने एक आरटीआई एप्लीकेशन लगाई जिसके तहत मैंने ये सवाल पूछा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि आप हमें ये बताइए कि एसआईआर करने का जो डिसीजन लिया गया इलेक्शन कमीशन में, उससे रिलेटेड सारी फाइल्स हमें दिखा दीजिए। ये तो हमारा अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द राइट टू इंफॉर्मेशन। तो मैंने ये सूचना मांगी। उसके बदले में मुझे जो इंफॉर्मेशन दी गई वो ये थी कि नो सच इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट्स इन मटेरियल फॉर्म। अब आप ये सोचिए, मैंने इसको चैलेंज किया तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एसआईआर को करने का डिसीजन लिया ही नहीं गया। इसका क्या मतलब है? क्या एसआईआर करने का डिसीजन हमारे गृह मंत्रालय में लिया गया है या प्रधानमंत्री कार्यालय में लिया क्या गया? प्रधानमंत्री कार्यालय में लिया गया है? इस सूचना का क्या मतलब है? देखिए, ये हमने सूचना सुप्रीम कोर्ट में भी रखी है। अच्छा। सामने जो अभी केस चल रहा है, ये बहुत जरूरी है। उन्होंने फिर दोहराया कि देयर इज नो मटेरियल इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मटेरियल फॉर्म में है ही नहीं। भाई, फाइल के बगैर हमारे देश में इतनी बड़ी एक्सरसाइज, आप 100 करोड़ लोगों को जो वोटर हैं देश के, आप उनको कह रहे हैं आप अपनी नागरिकता प्रूव करिए। इतना बड़ा डिसीजन आप लोगों पर थोप रहे हैं, इतनी एंजाइटीज कॉज हो रही हैं, इतनी घबराहट है लोगों में। कैसे लिया आपने डिसीजन? उसमें आप पारदर्शिता नहीं दिखाएंगे, आप कहेंगे कि हमने फाइल ही नहीं। और उसके बाद एक स्टोरी आई है, रिपोर्ट आई है इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें कि ये कहा गया है कि ये व्हाट्सएप पर डिसीजन लिया गया। वाह! तो ये किस तरीके से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो रहा है? इलेक्शन कोई ग्रुप बना हुआ है? कोई व्हाट्सएप, ये कहा गया व्हाट्सएप पर ये डिसीजन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लिया। अब आप ये बताइए कि इतना बड़ा डिसीजन जो हमारे देश में चुनावों को इतनी गहरी तरीके से प्रभावित करेगा। देखिए, सीधी सी बात है, इलेक्टोरल रोल्स आर द अंडरबेली ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। अगर आप जो इलेक्शन के रोल्स हैं, इलेक्टोरल रोल्स हैं, उनके साथ छेड़छाड़ कर दें तो चुनाव से पहले ही आप चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते वही हैं। मैं आपसे कहने की कोशिश कर दी। अंजलि, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए ये पूरा जो हमारा आंकड़ों का खेल है, इसमें इसका जो राजनीतिक पक्ष है, आप पता नहीं कितने लोगों से मिलती हैं। मेरा तो काम है नेताओं से मिलना, चाहे उस तरफ के हों या इस तरफ के। ऑपोजिशन के नेता पिछले 6-8 महीने से लगातार ये कहने लगे हैं कि अब तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम चुनाव लड़ते क्यों हैं। जब से ये पूरे एसआईआर का प्रोसेस शुरू हुआ है, इसने जो मनोबल है, जो कॉन्फिडेंस है ऑपोजिशन का, वो पूरे तरीके से तोड़ दिया है। आप ये समझिए, पश्चिम बंगाल में भी दबे मुंह ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी कामयाब इसलिए ज़्यादा नहीं हो पा रहा है इलेक्शन कमीशन के ज़रिए भाजपा जो करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वहाँ बूथ और तमाम जो BLOs जो हैं वो अभी भी वहाँ पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में है। यानी कि वो समझिए कि आप जो पॉलिटिकल पार्टियाँ, यानी भाजपा जिन राज्यों में है, वहाँ तो असंभव हो गया है पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कराने के लिए बोला जा रहा है, जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं, जो BLOs हैं। तो मुझे ये भी बताइए आप कि जब मैंने कहा कि बहस उस पार पहुंच गई है, मुझे लगता है आप थोड़ा सावधानी पूर्वक इस पर बात करना चाहती हैं, क्योंकि आप नेता नहीं हैं, आप एक्टिविस्ट हैं। लेकिन क्या अभी भी आपको चुनाव आयोग की नीयत बेहतर लग रही है कि अभी भी सवालों की गुंजाइश है? क्या हम ये मान के नहीं चल सकते कि वाकई सरेंडर कर चुका है हमारा चुनाव आयोग? देखिए, चुनाव आयोग हमारे देश में इतने साल हो गए, हमें बाय एंड लार्ज जो चुनाव आयोग की भूमिका थी वो एक बहुत ही न्यूट्रल अंपायर की भूमिका बाय एंड लार्ज दिखाई दी है। पिछले कुछ सालों में लगातार ये जो पूरी इमेज है वो इरोड होती आ रही है। क्रेडिबिलिटी जो है इलेक्शन कमीशन की वो इरोड होती आ रही है, और उसके पीछे बहुत एक सेट ऑफ रीजंस है। पहली चीज, जो सिलेक्टिव एक्शन इलेक्शन कमीशन करते आ रहे हैं। जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट की जो शिकायत है वो किसी भी ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ होगी, तुरंत काम होगा। लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री या किसी भी रूलिंग पार्टी के लीडर के खिलाफ होगी तो वो ठंडे बक्से में पड़ी रहेगी। ये जो न्यूट्रल अंपायर का काम है, रेफरी का काम है, ये इलेक्शन कमीशन करता नहीं नजर आ रहा इन वन सेट ऑफ इलेक्शंस आफ्टर अनदर। बिहार में अभी कहा गया 10,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे महिलाओं के बैंक अकाउंट में जस्ट बिफोर इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन चुप रहा है, जबकि ऐसा ही जब
तमिलनाडु और राज्यों में होने की कोशिश हुई तो इलेक्शन कमीशन ने तुरंत बंद कर दिया। तो मतलब ये डबल टाइप का जो स्टैंडर्ड है वो इलेक्शन कमीशन अपनाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपकी बात की इसलिए सवाल काट ये होगी कि पश्चिम बंगाल में अब देखिए ममता बनर्जी, वो उन्होंने 2-2 स्कीम शुरू कर दी है। पहले तो उनकी महिलाओं के लिए लक्ष्मी स्कीम चल ही रही थी, उसके बाद अब उन्होंने बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देना शुरू कर दिया 1500 रुपए, तो वो भी तो वही कर रहे हैं। देखिए आरफा, इलेक्शन कमीशन को देखना नहीं चाहिए कि वो बीजेपी है कि टीएमसी है कि आईएनसी है कि डीएमके है। जो रवैया इलेक्शन कमीशन का होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए। न्यूट्रलिटी का यही मतलब है। संविधान में आपको मैंडेट किया गया है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे, लेकिन न्यूट्रल अंपायरिंग कहाँ होते दिख रही है। अब आप देखिए कि ये जो आपने बात कही कि नाम काटे जा रहे हैं सिलेक्टिवली इलेक्टोरल रोल से, ये आज की बात नहीं है। आज हमारे देश में एसआईआर के कारण इस पर खुल के बात हो रही है। यही बात पिछले 6 साल से 7 साल से लगातार उठ रही है, वन स्टेट आफ्टर अनदर, जहां पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है बात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सारी बातें ऐसी नहीं है जो छुपी रही हैं। ये सुप्रीम कोर्ट तक केसेस गए हैं जहां पर ये कहा गया है कि लाखों लाखों के नाम काटे गए हैं क्योंकि वो किसी समुदाय से लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, दलित परिवारों के लोग हैं जो कि रूलिंग पार्टी को वोट नहीं करने वाले, उनके नाम सिस्टमैटिकली काटे गए हैं। और ये सारी चीजें जो हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने भी अभी तक कई चीजें पड़ी हैं। तो ये तो सिस्टम चलता आ रहा था। अब एसआईआर में ये नजर आने लगा है कि भाई आप एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं। आप कहते हैं हम प्योरिटी के लिए कर रहे हैं ये एक्सरसाइज, लेकिन आप 3 महीने में ये एक्सरसाइज करेंगे प्योरिटी के लिए। आप इतने छोटे सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लेंगे लोगों के कि ज्यादातर लोग छूट जाएं उसमें से, और फिर आप ये कहेंगे कि अगर कोई छूट गया और हमें अगर शक हुआ कि आप तो विदेशी हैं और आप इलीगल इमिग्रेंट हैं तो हम फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में आपका नाम दे देंगे। अब हमें मालूम है कि क्या होगा सीएए में। तो आप जो, अगर आप हिंदू हैं तो आपको डरने की बात नहीं है, अगर आप मुस्लिम समुदाय से हैं तो आपके फिर राइट्स का क्या। बिल्कुल। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, तो क्या लोगों को डरने की जरूरत है? मैं मान के चल रही हूँ कि हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा हुआ है कुछ शहरों में कि पूरी 1/3 आबादी गायब हो गई है वोटर्स रोल से। चाहे हम इसका चेन्नई का जिक्र कर लें, हम कोलकाता का जिक्र कर लें, कोलकाता में भी इतनी बड़ी आबादी, क्योंकि बाहर से लोग काम करते हैं, आकर काम करते हैं, उनके नाम नहीं है। तो क्या अगर किसी का नाम नहीं है उसे डरना चाहिए कि उसकी नागरिकता के लिए खतरा है? बिल्कुल है आरफा, क्योंकि अगर किसी का नाम आज वोटर लिस्ट में नहीं है, वो अपना वोट नहीं डाल सकते, उनकी नागरिकता पे सवाल है। अगर ईआरओ को लगता है कि ये हमें लगता है कि इलीगल माइग्रेंट है, वो उनके खिलाफ शिकायत शुरू कर सकते हैं। उनकी जो पूरी राइट्स का पूरा जो वो इस देश के नागरिक होने का जो उनके अधिकार हैं वो उनसे छीन सकते हैं। तो ये बहुत डरने की बात है। पर मैं कहूँगी ऐसा नहीं है कि ये कोई अचानक लोग खामखा डर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप ये सोचिए कि इतना हमारा इम्पोर्टेंट अधिकार है वोट करने का अधिकार, वो लोगों से छिन रहा है, तो कैसे छोटी बात है। और दूसरी बात, मैं तो मान लेते कि किसी ने सब्र कर लिया कि चलिए मैं इस बार वोट नहीं दे पा रहा हूँ, मेरा वोटर कार्ड नहीं बन पाया, मेरा नाम नहीं है, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होगी। बिल्कुल, बात यहाँ खत्म नहीं होगी। हो सकता है कि कल उनको कहा जाएगा कि आपका राशन कार्ड तो है, तो अब हम राशन कार्ड से भी आपको वंचित करेंगे क्योंकि आपके तो नागरिकता हमें प्रूव ही नहीं हुई। आपके पास और तमाम तरीके के अधिकार हैं, वो भी आपसे लिए जाएंगे। हम आपको डी वोटर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कई असम में भी हमने होते हुए देखा है। ये भी हो सकता है कि हम फॉरेन ट्राइब्यूनल को आपके शिकायत करें तो आपकी पूरी जो डिटेंशन कैंप में जाएंगे, डिटेंशन सेंटर्स हमने देखा है असम में क्या चल रहा है। अब ये देखिए, मैं तो इस बात से, आपने क्योंकि कहा कि इलेक्शन कमीशन में ट्रस्ट की बात से आपने जोड़ा, मैं तो यही कहूँगी कि डर की तो सबसे बड़ी बात आज ये है कि वो जो रेफरी जिसका काम है कि वो मैच को सही से कराए, वो ही रेफरी एक टीम चुन रही है और वो उसी टीम के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो लोकतंत्र में आप कितने भी चुनाव करा लीजिए, उन चुनावों की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है, उस पर सवाल है। डरने की बात लोकतंत्र में ये है। लेकिन इसके अलावा मैं इसी कड़ी में आखिरी सवाल पूछती हूँ आपसे, वो ये कि जब नरेंद्र मोदी से कहा जाता है तो उनके समर्थक कहते हैं कि भाई आप मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। वो कहते हैं देखिए राशन कार्ड तो सबके बने हुए हैं, सबको जो है प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं वो सब तक पहुँच रही हैं, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये कड़ी वहाँ तक पहुँच
जाए कि जहाँ ये कहा जाए कि इस खास तबके को हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपके पास अब इलेक्शन कार्ड नहीं है, तो अब आपके पास राशन कार्ड या और जैसे आपके प्रधानमंत्री का जो आवास योजना है वो, या और सरकारी तमाम जो वेलफेयर की स्कीम्स हैं, वहाँ तक भी बात पहुँच सकती है? देखिए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपको डरने की बात नहीं है, आपको हम सब दे रहे हैं। वो किसी को फेवर नहीं है। ये हमारे देश में लोगों का, नागरिकों का अधिकार है। पर अगर नागरिकता पे ही सवाल उठ जाता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जो कि नागरिकों के लिए हैं, उन सबसे वंचित रह जाएँगे वो लोग पोटेंशियली। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आज ये ज़रूर हो सकता है कि आपको वोट ना देना दिया जाए, लेकिन क्या ये बात यहाँ रुकेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एक बार अगर इलेक्शन कमीशन ये कहकर आपको वोट देने से रोक रहे हैं कि आप नागरिक नहीं अपने आप को प्रूव कर पाए, तो आपके खिलाफ जो ऑलरेडी लिखा भी है जो गाइडलाइंस में कि आपके खिलाफ शिकायत हो सकती है फॉरेन ट्राइब। और बीजेपी के इतने सारे नेता हैं, वो तो कर रहे हैं अलग अलग शहरों में जाके। बाकायदा केरला का भी केस आया है जिसमें शिकायत ये बहुत अलग बात है अरफा, कि जब ये पूछा जा रहा है कि आपको कैसे ऐसे इतने बांग्लादेशी घुसपैठिए मिले हैं अभी तक, उसके लिए कोई जवाब नहीं है। उसमें कुछ 100-200 लोगों के नाम आ जाते हैं, तो मतलब खोदा पहाड़ और क्या निकला। तो ये सोचने की बात है कि आप 100 करोड़ लोगों को आप जाके नागरिकता चेक कर रहे हैं, और व्हाट डू यू हैव टू शो फॉर इट। नहीं, बिहार में तो कुछ और हुआ, ढूंढा बांग्लादेशी निकला नेपाली। एग्जैक्टली, वहां पे नेपाली लोग मिल गए। बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं। तो मतलब ये the absurdity of this is what also raises a lot of concern. अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, और मैंने जो आपसे जिक्र किया कि जो ऑपोजिशन का पूरा ये स्पेस है उसमें अभी काफ़ी निराशा का माहौल है, जो 2024 के इलेक्शन रिजल्ट से जो एक तरह की आशा जगी थी, या मैं कहूँगी एक उन्हें लगा था कि नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है या अब ऑपोजिशन में भी किसी की सरकार बन सकती है, वो एक साल के भीतर ये सारी एनर्जी को वापस चूस लिया गया है ऑपोजिशन से, क्योंकि अलग अलग जगहों पर चुनाव हार रहे हैं। मेरे जैसे पत्रकारों को कहा जाता है कि हम तो परमानेंट ऑपोजिशन है, तो ये ऑपोजिशन का पूरा जो स्पेस है उसमें निराशा है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा लगता है कि वन पार्टी रूल भारत में इस वक्त है। आप भी कहीं ना कहीं ऑपोजिशन के स्पेस में ही है, वरना एक्टिविज्म आप किसके खिलाफ करेंगी? जिसके पास पावर है। कल को कोई और पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी, तब भी तो आप वहीं रहेंगी। क्या आप मुझे बताइए, जब आप ये सब काम करती हैं, आपको आशा और निराशा भरे दिन होते हैं? आज का दिन आप जब उठी थी तो आपने क्या सोचा, आज क्या करना है? देखिए, आशा और निराशा तो बिल्कुल आपने सही कहा कि चलती ही रहती है। और जो भी आज डिसेंट करने की बात कर रहे हैं, मैं पॉलिटिकल ऑपोजिशन की बात नहीं करूंगी, क्योंकि जैसे आपने कहा, पहले कांग्रेस की सरकार थी तो भी हम सवाल उठाते थे कांग्रेस की सरकार से। सूचना का अधिकार तो इस्तेमाल ही हुआ है कि भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है, मानव अधिकार हनन जहाँ पे भी हो रहा है उसे उजागर किया गया है, कांग्रेस के समय पे भी और बीजेपी के समय पे भी, और आगे किसी और की सरकार आई तो वही काम रहेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि देखिए, अगर हम इस माहौल को आज हम देखें, इस माहौल में 3 चीज़ें साफ तौर से हो रही हैं। पहला, जो भी सवाल उठाते हैं, जो भी डिसेंट करते हैं, डिसेंटिंग वॉइसेस जो हैं, उन्हें लेबल किया जा रहा है। उन्हें कभी एंटी नेशनल कहा जाता है, कभी अर्बन नक्सल कहा जाता है। उन पर तरह तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं। कई जगह पर तो जब से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया है अरफा, 100 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने दे डेयर्ड टू क्वेश्चन पावर। और ऐसे में आज जब हम देखते हैं कि जो भी सवाल पूछते हैं उनके खिलाफ केसेस फाइल कर दिए जाते हैं, कहीं यूएपीए का केस, कहीं पे पीएमएलए का केस, तमाम हम देखते हैं कि जो लोग डिसेंट कर रहे हैं गलत नीतियों के खिलाफ, कानूनों के खिलाफ, उन्हें लेबल करके उनके खिलाफ केसेस शुरू किए जा रहे हैं, उन्हें जेलों में डाला जा रहा है, इतने लंबे समय तक इनकार्सरेशन हो रही है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो भी सवाल पूछने की जुर्रत कर रहा है, आवाज़ उठाने की जुर्रत कर रहा है आज देश में, ऑपोजिशन पॉलिटिकल हो ना हो, लेकिन सिविल सोसाइटी में भी उनके साथ क्या हश्र हो रहा है, ये मुझे लगता है कि बहुत ही कंसर्निंग बात है। दूसरी चीज़, ऐसे तमाम कानून
जो लोगों को सशक्त करते हैं सवाल पूछने के लिए, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, शोइंग ट्रूथ टू पावर, उन्हें आईना दिखाने के लिए वो सारे कानूनों को एक एक करके तोड़ा जा रहा है। आप सूचना के अधिकार कानून को देख लीजिए, 2 संशोधन कानून में ऑलरेडी कर दिए गए उसे कमजोर बनाने के लिए। आप लोकपाल को देख लीजिए, लोकपाल बनाया इतनी मजबूती से गया, और ये आज जो पावर में बैठे हैं रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ये तो सबसे बड़े एडवोकेट बन रहे थे उस समय पे जब लोकपाल की मांग हो रही थी कि होना चाहिए। लोकपाल किसको पकड़ा है आज तक? लोकपाल ने क्या भ्रष्टाचार रोका है? लोकपाल में किसकी अपॉइंटमेंट हो रही है? जिस तरह से होनी थी उसको पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया गया है, और जिन लोगों की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए थी उनकी हो ही नहीं पाती, क्योंकि ये तो पूरी तरह से प्रधानमंत्री और एग्जीक्यूटिव तय कर रहे हैं। लोकपाल से मुझे याद आ गया, आपको थोड़ा सा मैं वापस ले जाना चाहती हूँ। आप उन लोगों में शामिल हैं, मुझे नहीं पता आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन का हिस्सा रही या नहीं, लेकिन कम से कम आप उन लोगों में शामिल हैं जो यूपीए को बहुत भ्रष्ट सरकार मानती थी, और उस वक्त में जब ये पूरा राइट टू इन्फॉर्मेशन की, जो मैंने कहा, ये पूरी जो युद्ध लड़ा गया उसकी एक योद्धाओं में आप शामिल थी। प्रशांत भूषण ने भी हाल ही में एक बयान दिया कि उन्हें बहुत पछतावा है इस बात का कि वो उन लोगों में शामिल थे, और हालांकि उनका ये मानना है कि यूपीए 2 जो थी वो करप्ट सरकार थी, लेकिन उनको इस बात का पछतावा है कि वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ के साथ थे। आपको क्या ये पछतावा है कि बहुत सारी गलत सूचनाओं के बेसिस पे उस वक्त की यूपीए 2 सरकार के खिलाफ माहौल बनाया गया, और इससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार अब हम 12 साल से सह रहे हैं? क्या आप कुछ वापस लौटना चाहती हैं आप उस दौर में? देखिए, मैं कभी भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मेंबर नहीं थी। मैंने, लेकिन जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार कानून की मांग उठी थी, मैं उसका हिस्सा थी, उसी तरह से लोकपाल की जो मांग उठी थी मैं उसका जरूर हिस्सा थी, और मैं आज भी मांग करती हूँ कि लोकपाल सही से चले। इसलिए जो मेरा ये मानना है कि जहाँ पर भी मिस इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पर फाइनली पीपल लूज। तो अगर हम कहते हैं कि तमाम तरह की गलत चीज़ें भी उस समय पर चलाई गई, कुछ सही ज़रूर थी, भ्रष्टाचार उस समय पे भी था, यूपीए 2 की सरकार में भी नहीं था, थी जो तमाम नोशनल फिगर्स बताई गई विनोद राय के जरिए, बाद में जो भाजपा में शामिल हो गए। जो मिस इन्फॉर्मेशन से जो लॉस होता है वो तो है ही अर्फा, और वो हम देख रहे हैं। आज भी मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है। आज तो ये हो गया है कि जो इंफॉर्मेशन है वो ही आप तक पहुंच नहीं रही। उस समय पर तो एक सीएजी कुछ एक फिगर दे रहे थे, लेकिन आरटीआई में तो सूचनाएं मिल रही थी, सूचना का अधिकार तो आया था। आज तो ये हो रहा है कि लोग अगर भ्रष्टाचार को उजागर करना भी चाहें उन्हें कोई सूचना ही नहीं मिल रही। तो आज का दौर एक तरह से, मैं उसी बात के ऊपर वापस लौटना चाहूंगी कि जो तमाम राइट्स हमने इतने लड़कर, इतनी मुशक्कत से लोगों ने पाए, इतने इनेबलिंग राइट्स जो लोगों को एम्पावर करते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो लोकपाल का भी जो कानून आया, विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, वो सारे ध्वस्त कर दिए गए हैं। और फाइनली जो आज हम देख रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ध्वस्त किए जा रहे हैं। आपने इलेक्शन कमीशन की बात की। देखिए, लोकतंत्र में हमें अधिकार मिले हुए हैं, संविधान हमें अधिकार देता है, कानून हमें अधिकार देते हैं, लेकिन अधिकार हमें मिले, हमसे छिने ना, उसके लिए संस्थाएं बनाई गई हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। अगर वो इंस्टीट्यूशंस बेकार हो जाते हैं तो हमारे अधिकारों का कोई मतलब नहीं है, और आज वो इंस्टीट्यूशंस बेकार होते नजर आ रहे हैं। मैं अगली जो बात आपसे कहने जा रही हूँ कि आप जो ये बातें कर रही हैं सब, ये देश का एक बड़ा तबका ऐसा हो गया है कि वो या तो हंस रहा है आपके ऊपर, या आपको सुनना नहीं चाहता, ये समझता है कि ये किस दौर की बातें कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं कि हिंदू पुनर्जागरण हो रहा है, हमें अपनी पहचान के प्रति गर्व महसूस करना चाहिए। काफ़ी मॉडर्न लुकिंग यंग वुमेन मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम पर, और पहले ज़माने में टिकटॉक भी हुआ करता था, या अभी स्नैपचैट होता है, उसमें वो कहती हैं आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू, आई एम प्राउड टू बी अ राइट विंग वुमन। चलिए, हिंदू तो फिर भी प्राउड आप हो, कोई अच्छी बात है अगर है, लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। तो ऐसे दौर में आप बात कर रही हैं यहाँ ट्रांसपेरेंसी की, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फलां, राइट टू फलां, अधिकारों की बात कर रही हैं, आप आज़ादी की बात कर रही हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हैं, जवाबदेही की बात कर रही हैं। यहाँ वो कह रहे हैं कि भाई विराट हिंदू बन रहा है। इस साल 1 लाख विराट हिंदू सम्मेलन होने जा रहे हैं पूरे देश में, क्योंकि 100 साल हो रहे हैं आरएसएस के। आप ये सब बातें जो कर रही हैं, इन्हें सुनता कौन है? अरफा, देखिए, ये जो बातें हैं ये तो डेमोक्रेसी में, जब तक हम डेमोक्रेसी हैं, ये तो बिल्कुल बुनियादी बातें हैं। आज जो लोग
इनके पास ये स्पेसेस हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की स्पेसेस हों, दूसरी स्पेसेस हों, जो राइट्स हैं जिनको वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं। ये समझने की लोगों को भी ज़रूरत है। हमारा काम है कि हम उन बातों पर लगे रहेंगे। हमारा काम है कि हम नहीं भटकने वाले, कि आप कहें कि ये ज़रूरी नहीं है और कोई सुनने नहीं वाला है, हम कोई नहीं सुन रहा है, उससे ये कम ज़रूरी नहीं हो जाती चीज़ें। आज अगर हम ये सोचते हैं कि सरकार इस पूरे परिप्रेक्ष्य को बदल रही है कि राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क नहीं होना चाहिए, आप ड्यूटीज को देखिए, वही आने वाले थे पूरा अभी। पूरा जो राइट्स का फ्रेमवर्क है यही गलत है। अगर सरकार ये कहेगी तो क्या, अगर आप सुबह को रात कहेंगे तो क्या हम भी रात कहें? बात तो ये है। और सही मायने में अगर हम मानते हैं कि लोकतंत्र है, देखिए कोई भी कहे कि हम राइट विंग हैं एंड आई एम प्राउड टू बी, देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और अभी विरोध प्रदर्शन हुए, यूजीसी का ये पूरा जो नियम वाली मसला चल रहा था, उसमें लड़कियां कार की छतों पर चढ़कर कह रही थी ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। जी, देखिए मैंने जैसा कहा कि आई एम एन एडवोकेट ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप सड़क पे कहिए, आप छत पे चढ़ के कहिए, आप गाड़ी की छत पे चढ़ के कहिए, आपको आज़ादी है, पर ये नहीं होना चाहिए कि किसी और की आज़ादी को रोका जाए। और उसके लिए जो पूरा इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 14 है, हमारे संविधान में आर्टिकल 21 है द राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 19(1) है, ए है, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो किसी एक तबके का नहीं है। इन लड़कियों को क्या कहना चाहती हैं आप, जो जिनको सारे अधिकार इस संविधान की वजह से मिले, आपके जैसी जेंडर राइट्स एक्टिविस्ट और इंफॉर्मेशन राइट्स एक्टिविस्ट की वजह से मिले, लेकिन आप लोगों को आजकल बताया जा रहा है कि ये तो देश के दुश्मन हैं, क्योंकि ये हमारी जो हिंदूवादी सरकार है इसको उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं, और इस तरह का एक नया तबका जो एक पॉपुलर कल्चर है उसको रिलीजन से जोड़ा जा रहा है, भजन गाए जा रहे हैं, भजन क्लबिंग हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने पिछली बार कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि भजन क्लबिंग हो रही है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में चले जाइए, जिन लोगों को आप ये समझती कि वो योद्धा बनेंगे, आपके साथ चलेंगे, झुग्गी बस्तियों में जाएंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, अपनी नौकरी के लिए लड़ेंगे, वो भजन क्लबिंग कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बाकायदा रिलीजियस स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं। तो फिर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी बात तो सही है, आपके सिद्धांत भी सही हैं, लेकिन क्या आपके जैसे लोगों को अपना तरीका बदलना पड़ेगा? आपको, जो आज का युवा है और जो उसका एक पॉपुलर कल्चर का जो एक हिस्सा बनने की, क्या आप कोशिश नहीं करती कि अपनी वोकैबुलरी को बदलें आप? देखिए आरफा, सीधी सी बात है, आपने कहा कि क्या मैसेज है लोगों के लिए। मैसेज तो यही है कि ये जो सब आप राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं आज, वो संविधान की बदौलत है। और वो संविधान अगर खतरे में आता है, अगर लोकतंत्र खतरे में आता है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई बचेगा। ये सीधा सा मैसेज जो है, अगर आप कहती हैं तो इन ये लड़कियों है से कह रही हैं आप, सभी से, जो छत पे चढ़ के कह रही हैं ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, कि ये समझने की जरूरत है कि हम संविधान से जहां पर भी चढ़ के बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं। ये संविधान नहीं रहेगा तो आप कहीं नहीं कह पाएंगे ये बातें। आप देख लीजिए, अपने आर पार ही आप देखिए देशों में जहां पर संविधान इस तरीके से नहीं होते, इस तरीके से लोकतंत्र नहीं होते, वहां पर कहाँ महिलाएं चढ़ के गाड़ियों के ऊपर कुछ चीजें कह पा रही हैं। पर दूसरी वहां बात, तो घर की चार दीवारी में आपको रहना होगा। और जो भागवत जी कह रहे हैं कि भाई आप 4 बच्चे तो कम से कम पैदा कीजिए, मुसलमान इतने कर रहे हैं, बच्चे अच्छे से पैदा करने पड़ेंगे, खाना वाना पकाना पड़ेगा, कहाँ कार की छतों पे चढ़ने को मिलेगा? दूसरी चीज देखिए, रिलीजियस मेजॉरिटेरियनिज्म जिसकी आप बात कर रही हैं, इसमें मैं ऐड करूंगी क्रोनी कैपिटलिज्म। क्योंकि आप ये देखिए कि चीज़ों को किसी भी सोसाइटी में कैसे एक्सेप्टेबल बनाया जाता है, कैसे एक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी बनती है किसी चीज़ की, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और क्रोनी कैपिटलिज्म अपने दर्शकों को बता दूं, यानी कि कारोबारी लोगों का एक छोटा समूह, पूंजीवाद जो कि उनके इतना बीच एक्सट्रीम बांटा जा रहा है। आप ये देखिए ना, ऑक्सफैम की रिपोर्ट को आप उठाइए, 9 families in our country own more than 50% of the country's wealth। मतलब 9 परिवारों के पास 50% से ज्यादा हमारे देश की पूंजी इकट्ठी हुई है, और वही 9 परिवार हैं जो कि सारे मीडिया को ओन कर रहे हैं आज। तो आपने आज जो हम देख रहे हैं, जिस आप रिलीजियस
मेजॉरिटेरियनिज्म की बात कर रही हैं, जिसके एक बुनियाद है आज जो रूलिंग पार्टी है उसकी पॉलिटिक्स की, वो पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है मीडिया को। आप तो मीडिया का हिस्सा रह चुकी हैं और हैं, मेन स्ट्रीम का रह चुकी हैं, और आप सोशल मीडिया का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं आरफा। हम ये सब देख रहे हैं कि किस तरह से कई चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, किस तरह से जो लोगों को बहुत हद तक जो मैसेजिंग की जा रही है वो इस मीडिया के ज़रिए से की जा रही है। तो उससे लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग बनाए रखने का, उससे ये जो मेजॉरिटेरियनिज्म है इसके खिलाफ लड़ने का जो लोगों की जो इच्छा शक्ति है और क्षमता है वो डल होती है। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आखिरी कि 2 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि पहली बात तो आप जब विदेश पढ़ने गईं, आप इंग्लैंड गईं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ीं, उसके बाद आपने क्यों फैसला किया कि आपको भारत आना है, और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का काम या ट्रांसपेरेंसी एक्टिविज्म करने का फैसला आपने क्यों किया? आप जब झुग्गी बस्तियों में जाती हैं और जब वहाँ काम करती हैं तो लोग क्या आपसे किस तरह की बातें करते हैं? देखिए आरफा, मैं पढ़ी और मैंने वर्ल्ड बैंक में काम किया, और मैंने देखा बहुत केयरफुली जब ऑब्ज़र्व करा मैंने, तो ये नज़र आया कि भ्रष्टाचार हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत प्रॉब्लमैटिक मुद्दा है। मैं हमेशा भारत में ही रहना चाहती थी, भारत में ही काम करना चाहती थी। आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन एंड लेकिन ये समझ में आ रहा था कि हाईएस्ट लेवल से लोएस्ट लेवल तक हमारे देश में भ्रष्टाचार है, और इस कारण से जो लोग हैं हमारे देश में वो वंचित रह जाते हैं अपने अधिकारों से। द राइट टू इंफॉर्मेशन, द राइट टू फूड, द राइट टू एजुकेशन, द राइट टू हेल्थ। और मैं चाहती थी कि मैं कुछ काम करूं इस पूरे मुद्दे पर, और मैंने वर्ल्ड बैंक छोड़ा और मैंने फिर ये काम शुरू करा। मैं फिर जो राइट टू इंफॉर्मेशन के जो मुहिम है उससे भी साथ मिलकर मैंने काम किया है पिछले नियरली 3 दशक हो गए अब तो। और मैंने देखा है कि किस तरह से ये जो सूचना का अधिकार है, सवाल पूछने का अधिकार है, लोगों को जो अंत इंसान है, गरीब इंसान, हाशिए पे रहने वाला गांधी जी इंसान, जिसको लास्ट मैन कहा करते थे, लास्ट पर्सन स्टैंडिंग है, उसको कैसे सशक्त करता है। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बात खत्म करूंगी। जब सूचना का अधिकार कानून आ रहा था, मैं बस्ती में गई, झुग्गी बस्ती में, और मैंने कहा कि बहुत ही बढ़िया कानून है, महिलाओं को कहा मीटिंग में आप इसका इस्तेमाल करिए। तो एक महिला ने खड़े होकर कहा राशन तो मिलता नहीं है, सूचना का क्या करेंगे। तो समझ में ये आया कि लोगों को सूचना से मतलब नहीं है फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, उनको तो अपने अधिकार चाहिए। तो जब पूछा कि क्यों नहीं मिलता है राशन, उन्होंने कहा कि राशन दुकानदार कहते हैं आपके नाम का राशन ही नहीं आया है सरकार से, तो हम आपको राशन कैसे देंगे। फर्स्ट सेट ऑफ आरटीआई एप्लीकेशंस राशन को लेकर दिल्ली में 2 महिलाओं ने लगाई, सुनीता देवी और जरीना बेगम। इन दोनों ने अपने एरिया में राशन दुकानों की तमाम स्टॉक रजिस्टर और सेल रजिस्टर मांगे, जिससे सारा भ्रष्टाचार सामने आया। पता चला कि हर महीने राशन पहुंच रहा था दुकान पे, और उस राशन को गलत तरीके से बांटा जा रहा था। सेल रजिस्टर में वही अंगूठे का निशान बार बार लगा हुआ था, जो कि महिलाएं कहती हम तो सिग्नेचर करते हैं, हम तो अंगूठे का निशान ही नहीं लगाते। एक पब्लिक हियरिंग हुई, ये सारे रिकॉर्ड पढ़े गए, और उसके कारण एक्शन शुरू हुआ जो भ्रष्ट अधिकारी थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट हुआ कि जो लोग जिन्हें सालों से राशन नहीं मिला था, सबको राशन मिलने लगा। और ये जो लिंक है बिटवीन राइट टू इंफॉर्मेशन एंड द राइट टू फूड लोगों को समझ में आया, और ये लिंक लोगों को आज पेंशन के लिए भी समझ आया है, नरेगा के लिए भी, राइट टू वर्क के लिए समझ में आया है। अगर उनके अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, वो आरटीआई लगाते हैं। अगर उन्हें लगता है कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है, वो लगाते हैं। और यही लिंक है जो फाइनली हाईएस्ट ऑफिसेज में भी लोग आरटीआई लगा रहे हैं। शानदार आपने ये बात कही है। अब ये मुझे बताइए, आप तो करीब 25-30 साल से काम कर रही हैं, मुझे एक बुनियादी फ़र्क बताइए कि यूपीए सरकार के दौरान जब आप एक्टिविज्म करती थी और अब जब अपना काम करती हैं, क्या फ़र्क है बुनियादी? देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगी कि ग्लोबली आप कहीं देख लीजिए, जो भी सत्ता में बैठते हैं उन्हें पसंद नहीं आता कि उनसे सवाल किया जाए। लेकिन
ये ज़रूर है कि किस तरीके से अप्रोच की जाती है चीज़, उसमें फ़र्क होता है। यूपीए सरकार लेकर आई सूचना का अधिकार 2005 में। मैं एग्ज़ाम्पल से आपको प्रूव कर देती हूँ। 11 महीने के अंदर-अंदर उन्होंने कोशिश की कि सूचना के अधिकार कानून को संशोधित कर दिया जाए। लेकिन जब लोगों ने सड़कों पर उतरे लोग, उन्होंने लोगों के ऊपर केसेस लगा के उन्हें अंदर नहीं बिठाया, बुलडोजर नहीं चलाया, उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया, उन्होंने वो अमेंडमेंट रोक दी। फिर 2013 में अमेंडमेंट लाने की कोशिश हुई, फिर लोग सड़कों पर उतरे, लोगों ने कहा हमारे सूचना के अधिकार को आप नहीं संशोधित कर सकते, सरकार फिर रुक गई, अमेंडमेंट नहीं आई। अब मोदी सरकार 2 बार पिछले 7 साल में अमेंडमेंट लाई है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में। दोनों बार पूरे देश में लोग सड़कों पर उतरे, सरकार बात ही नहीं करती लोगों से। लोगों को उठाकर भर दिया जाता है थाने में कि आपके ऊपर हम केसेस लगा देंगे, बात नहीं सुनी जाएगी, क्रैकडाउन होगा, और अमेंडमेंट रोल किए जाते हैं। पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन डिबेट नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं सारे इंस्टीट्यूशंस कैसे क्रम्बल कर रहे हैं। बहुत फर्क है। और आपके जैसे लोगों को देश का दुश्मन बना के पेश किया जाता है कि भाई सरकार से सवाल पूछने का मतलब ये है कि आप जो वो पूरा जो एक कल्चरल एक तरह से पुनर्जागरण जो हो रहा है एक देखिए, अगर हम पुनर्जागरण कहते हैं कि हम माई बाप कल्चर में फिर से चले जाएं, तो ऐसा पुनर्जागरण नहीं होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हम उस सोच में वापस चले जाएं जहां आप सोचिए कि भाई आप किसी से सवाल नहीं पूछ सकते, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग बंद कर दीजिए, वो पुनर्जागरण नहीं है। अब ये बताइए आपका ख्वाब क्या है? एक ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट होने के नाते, एक प्रगतिशील प्रोग्रेसिव महिला होने के नाते किस तरह की भारत का सपना देखती हैं आप? देखिए आरफा, भारत होना चाहिए जो हमारे सपनों का भारत है, वो तो एक बराबरी जहाँ पर है, जहाँ पर जस्टिस है और जहाँ पर लोकतंत्र सही मायने में है। ये केवल कहने से और केवल वोट करने से लोकतंत्र नहीं बनता। इंस्टीट्यूशंस प्रॉपर होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, लोगों को सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए है, जो सरकार में सत्ता में बैठे हैं उन्हें जवाबदेह होना चाहिए। उन्हें ये समझना है कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल केवल कहने की चीजें नहीं हैं। अगर आप डेमोक्रेसी में आप अपनी लेजिटिमेसी ड्रॉ करते हैं, डेमोक्रेसी से आप कहते हैं भाई मैं तो चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, तो आपको समझना है कि आप डेमोक्रेसी तभी है इस देश में जब लोग सॉवरेन हैं, जब इस देश का जो हर एक इंसान है वो राजा और रानी है, तब इस देश में डेमोक्रेसी है। तो जो ख्वाब है वो तो यही है कि इस देश में वास्तव में जो डेमोक्रेसी है, जो हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अपने आप को कहते हैं, वो बने, जहां अंत जो लास्ट पर्सन है, जो हाशिए पे खड़ा हुआ इंसान है, उसे हम राजा रानी की तरह ट्रीट करें, उसके लिए सरकार चले। और मैं तो, क्योंकि आपने कहा कि मैं ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट हूं, सीधी सी बात है, डेमोक्रेसी में वो जो सत्ता के में बैठे लोग हैं उनकी फाइलें नहीं हैं। दे आर सिंपली कस्टोडियंस ऑफ आर इंफॉर्मेशन। आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो नागरिक है, जो सबसे अंत गरीब है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का है, जो दलित है, आप उसके लिए काम कर रहे हैं। उसके पैसे आपके पास हैं, वो आपको वोट करते हैं तो आप सत्ता में आते हैं। XYZ करें ना करें, पर लोग करते हैं। आपके पास पैसा तभी आता है जब वो टैक्स देते हैं, आपके पास पैसा आता है, उनका पैसा उनका वोट। और आपसे वो अपनी ही सूचना मांग रहा है, आपकी सूचना नहीं मांग रहा है, अपनी नहीं, वो उनकी सूचना है जो आपके पास है, तो आप उन्हें कैसे बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि भारद्वाज आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे इस पूरे सेशन में बात करने के लिए। और सबसे ज्यादा मैं कहना चाहती हूँ, थैंक यू फॉर योर सर्विस टू ह्यूमैनिटी। थैंक यू वेरी मच आरफा, एंड लाइकवाइज।